प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। देखो इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग नहीं सीसॉ खेलते हैं बच्चों के साथ बैठ के, एक यहाँ पे एक मास यहाँ पे, ठीक है, और ये मान लो बैलेंस होना है, यहाँ पे बैलेंस होना है, तो मतलब यहाँ पे एक मास नीचे मान लेते हैं, एक मास नीचे यहाँ पे है, तो मान लेते हैं एक फोर्स F1 m1g हो गया, एक फोर्स F2। तो ये पूरे इस प्लैंक की क्या करेगा, ये नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। ये क्या चीज़ है, फलक्रम, हाँ, जो ट्रायंगल सा है, फलक्रम। तो फलक्रम क्या करता है, इसको होल्ड कर रहा है। तो कैसे होल्ड कर रहा है, बेसिकली ये यहाँ पे एक रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स लगाता है, एक यहाँ पे रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स लगाता है। जैसे विजुलाइज ऐसे कर सकते हो कि भाई देखो इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, फलक्रम की यहाँ भी कहीं भी हो सकती है। अगर ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशन क्या बताई थी, दो कंडीशन बताई थी। अगर सपोज दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट आपका क्या था, सिग्मा एफ जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए, और सेकंड केस क्या था, समेशन ऑफ जो टॉर्क होता है वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, सिग्मा एफ अगर 0 है, तो मान लो नीचे वाले चीज़ को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो F1 और F2 क्या है, डाउनवर्ड है, तो मतलब F1 प्लस F2 डाउनवर्ड हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, R हो गया, ये वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, हाँ, इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। कल को ये फलक्रम एक की बजाय 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये जो F1 F2 है 2 की बजाय 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये कि बहुत ही सिंपल केस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसी से तुम इसको क्या कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। क्लियर है। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, जो डाउनवर्ड साइड में जितने फोर्सेज हैं उसको मैंने पॉजिटिव लेते हुए, अपवर्ड साइड के फोर्सेस को नेगेटिव लेते हुए, टोटल सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0 इफ़ इट इज़ अंडर इक्विलिब्रियम। लेकिन इज दिस अ सफिशिएंट कंडीशन, नो। इस केस में क्या होता है, अगर तुम्हारा मतलब इसमें रोटेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, टॉर्क को भी 0 करना पड़ता है। 0 नहीं है, ये दो कंडीशन मीट होना चाहिए आइडियल केस में। अभी हाँ, अभी इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे 0 होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो 0 कैसे होगा। तो अब देखो तुम इसमें क्या कर सकते हो, किसी पॉइंट को एक्सेस ले सकते हो, चाहे इसको ले लो, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है या पॉइंट सी है। आप किसी भी पॉइंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोमेंट्स को, ठीक है, जिसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी ने बोला कि सर मैं बी पॉइंट के अलॉन्ग, चलिए मैं बात करता हूँ, बी पॉइंट से मैं मूवमेंट को कैलकुलेट करता हूँ। तो बी पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं ओरिजिन मान लिया गया, तो ये जो फोर्स है, आर वाला जो फोर्स है, ये तुम्हारा कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से ही पास कर रहा है? तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, आर की 0 है। क्लियर है। अच्छा, F1 मान लेते हैं डिस्टेंस, तुम इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को D1 बोल दिया जाए, और इस डिस्टेंस को आप D2 बोल दो। तो टेकिंग B एज ए ओरिजिन, टेकिंग B एज ए ओरिजिन, आपने B को ओरिजिन लिया है, तो सिग्मा टाउ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्मा टाउ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्मा टाउ हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा बताओ, आर का तो मोमेंट 0 हो गया, F1 का मोमेंट क्या होगा, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बीच में लेकिन परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, यहाँ पे D1 है, तो ये कितना हो जाएगा, F1 D1। अच्छा, इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तुम सेंटर पे हाथ रखते हुए देखो, ये फोर्स कैसे इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर इस इधर फोर्स लगेगा किसी प्लैंक पे, तो आउटवर्ड द बोर्ड है, तो मान लेते हैं तुम आउटवर्ड द बोर्ड को तुम पॉजिटिव मान लो,
अगर तुम आउटवर्ड बोर्ड को पॉजिटिव मान लेते हो, मान लेते जो आउटवर्ड बोर्ड है ऐसे सिंबल है, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले रहा हूँ, इसका मतलब जो इनवर्ड द बोर्ड होगा, इनटू द बोर्ड होगा, उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो सिग्मा टाउ की वैल्यू F1D1 समझ में आया? अच्छा, प्लस R इंटू 0 हो गया, R तो 0 पे ही है, तो इसका टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा? 0। और तीसरा टॉर्क क्या होगा? F2 इंटू D2, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ये इसको रोटेट कैसे कोशिश करेगा? ये अंदर की तरफ कर रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक्सिस, अभी मैंने इसको एक्सिस लिया है। तुम एक्सिस किसी को भी ले सकते हो पहली चीज़, लेकिन जिस एक्सिस नहीं, किसी पॉइंट को आप ओरिजिन ले सकते हो पहली बात। जिस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, अब सारा कैलकुलेशन कहाँ से होगा? आपका ओरिजिन से होगा। तो अब सी के लिए, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? ये माइनस F2D2, ये इक्वल टू 0 अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये समझ में आया सबको? हाँ, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया? F1D1 इज इक्वल टू F2D2। ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोड, इसको बोलते हैं लोड, इसको बोलते हैं लोड आर्म, इसको बोलते हैं एफर्ट, और इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म। और इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लीवर। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ लीवर। कहाँ पे? एफर्ट आर्म। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई गई है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब ये टर्मिनोलॉजी कई बार कंफ्यूज होता है क्या चीज़ है ये। तो टर्मिनोलॉजी ऐसे है, मान लो कि तुम्हें एक बहुत सी, यहाँ एक बहुत बड़ा एक मान लो स्टोन रखा है, सपोज एक बहुत बड़ा स्टोन रखा है, और तुम्हें ये पुश करना है, तो क्या करोगे? एक नीचे प्लैंक लगाओगे ऐसे करके, एक तुमने प्लैंक लगाया ऐसे करके, और यहाँ पे तुमने क्या किया, कुछ एक फलक्रम टाइप लगा दिया। अब इस पर जो तुम प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा? ये आगे बढ़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोड। फलक्रम कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोड का आर्म। आप जो हाथ से पुश करने जा रहे हो, एफर्ट, और ये क्या हो गया? एफर्ट आर्म। तो इसको समझते हुए इस केस में समझो, ऐसे समझ लीजिए। एक चीज़ और यहीं पे लिख लीजिए आप लोग, जगह है यहाँ पे, देखो ध्यान से। अगर सोचो 10 kg का वेट है, 10 kg का वेट है, और तुम्हें इसको पुश करना है, तो तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा फोर्स ऊपर की तरफ उठाने के लिए? हाथ से उठाना है, मतलब 10 ही मान सकते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा। हाँ, 10 से कम रहेगा तो कुछ कर पाओगे? नहीं। लेकिन यहाँ देखो क्या फ़ायदा है, अगर 10 kg का है, देखो ये 10 kg है, ये मान लो 1 मीटर है। अच्छा। अगर ये 1 मीटर कर दो, अगर ये 10 मीटर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 kg। यानी कि आप हल्के से हाथ से दबाओगे और ये आराम से आगे पुश हो जाएगा। तो यानी कि आपको एफर्ट ज़्यादा, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? इस केस में फ़ायदा हो रहा है। तो इसको एक टर्म डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। आपको काम करना था 10 kg का, लेकिन आपने कितने में चला लिया काम? 1 kg। एडवांटेज कितने का हो गया? 10 टाइम्स। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म है, लिखो मैकेनिकल एडवांटेज। इसको स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म में m.a। ये क्या होता है आपका? F1/F2, F1/F2 बोलते हैं। और या इसी को हम लोग देखो, इसी फार्मूले से F1/F2 क्या हो जाएगा आपका?
d2/d1। इसका मतलब F1/F2 नहीं, इसके रिगार्डिंग नहीं बात हो रही। F1/F2 क्या हुआ, इसका डेफिनेशन हो गया। आप कितना लोड उठा ले रहे हो, कितने आप एफर्ट लगा के। कम एफर्ट में आपको ज़्यादा लोड उठाना है, तभी तो फ़ायदा है। तो बेसिकली क्या चीज़ है फार्मूला, लोड अपॉन एफर्ट या हाँ, या एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। ये आपका किसके बराबर हो गया, एफर्ट आर्म। ये तो होगा, देखो लोड बाई एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। क्लियर है सबको ये, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो कि ये ऐसे कोई एक रिजिड मास है मान लो, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तुम बोलोगे सर उस पॉइंट पे होगा जो हमारी m1x1 या mi(xi) डिवाइड बाई हाँ सिग्मा mi या कैपिटल M x बार, जो इस कंडीशन को मीट करेगा वो क्या बताएगा, हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मतलब इस पूरे मास को एक किसी पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसका मास इसी मास के बराबर है, और उस पॉइंट से उस पूरे रिजिड मास का मास अगर पास करेगा तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हाँ सेंटर ऑफ मास क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। देखो मान लो इस पॉइंट पे सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये m1 मास है, m2 मास है, ऐसे तुम्हारे कितने मास हैं टोटल इसमें, i = 1 से कहाँ तक है, n तक है। तो मान लो इन्फिनिटी, मान लो n तक है, मान लो mn। क्लियर, मान लेते हैं ये ओरिजिन आपका है, ध्यान देना ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये डिस्टेंस आपका x2 है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, xn है। और जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो मान लो ये x बार जो आया ये क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास। मान लो ये जो पॉइंट आया ये, इसको मैं C लिख दे रहा हूँ चलो, और इन सब पॉइंट को P, P1, P2, P3, P1, P2, Pn, और ये C मतलब क्या आया, वो पॉइंट आया जो कि हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस उसकी कितनी है, x बार। फिगर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब ये इसको मैंने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया कि चलो सभी n पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं, तो जो C पॉइंट आ रहा है वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है ना, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें देते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा डस्टर है। अब डस्टर में मैं उंगली यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या ये रुक जाएगा, गिर जाएगा। यहाँ लगाओ तो यहाँ पे स्टेबल हो। तो एक ऐसा कोई पॉइंट आता है जहाँ पे ये रुक जाता है, तो वो कौन सा पॉइंट है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे स्टेबल। क्योंकि इस पूरे रिजिड बॉडी का वेट, मास नहीं बोल रहा हूँ, वेट, दोनों में फ़र्क है। इस पूरे रिजिड बॉडी का जो वेट है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे अगर ये फिंगर लगा दूँ तो यानी कि पूरे बॉडी का जो भी वेट है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। तो पूरे बॉडी का मान लेते हैं वेट यहाँ से पास कर रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं इसको, ठीक, कुछ भी दे दो, n दे दो मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारा पास कर रहा है, मतलब तुम जस्ट इसके नीचे अगर आप फिंगर, तो यहाँ क्या मतलब है, इस पॉइंट से पूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पूरे इस बॉडी का वेट मतलब क्या, W अगर पास कर रहा है, तुम जस्ट इसी पॉइंट पे अगर फिंगर लगाते हो, यानी कि जस्ट अपोजिट अगर उतना ही नॉर्मल फोर्स लगा दोगे तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, हाँ या ना, समझ में आया। तो यानी कि ये M पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
M point is called center of gravity. Basically center of gravity is a point on the body from where the weight of the whole body passes through. ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई पूछा है तुमसे क्या चीज़ है, तो बॉडी का जो वेट होता है दैट पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप अगर उसको अपोजिट फोर्स लगा दोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो पहले, ये M पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने फिंगर यहाँ पे लगाया तो ये नीचे क्यों गिर, भाई देखो जितना भी इसका वेट है, मान लो इसका वेट मान लेते हैं 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन मैंने ऐसे लगा दिया तो नीचे से जितना फोर्स नीचे जा रहा था उतना ही मैंने ऊपर लगा दिया, तो उसको रुक जाना चाहिए। तो हाँ सर ये रुक रहा है, लेकिन इसमें कौन सा मोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सेम पॉइंट से आप सेम फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसमें कौन सा रोटेशन हो जाए, इसमें हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा। मान लो नहीं किसी, जैसे इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है, यहाँ से वेट पास हो रहा है और सेम फोर्स आपने W यहाँ पे ऊपर लगा दिया, तो ये एज ए होल सिस्टम आपका नेट फोर्स कितना है, 0। लेकिन ये क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है, आपका ये टॉर्क प्रोड्यूस कर दे रहा है, ये कपल प्रोड्यूस कर दे रहा है, कपल हो जा रहा है। तो इसको क्या करता है, ये इसको घुमा देता है। समझ में आया चीज़। तो इसका मतलब अगर मैं इसी पॉइंट को, मतलब ये जो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे अगर पूरा वेट पास हो रहा है, यानी कि देखो अगर ये P1 पे M1 मास है तो ये अपना टॉर्क नीचे कितना लगाएगा बताओ जरा, ये फोर्स कितना लगाएगा नीचे, M1 इंटू जी, यानी कि इसको मैं फोर्स F बोल दूँ, यानी कि F1 फोर्स M1 पे लग रहा है और वो इसको क्या कर रहा है, इसको इस ओरिजिन के अगेंस्ट में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कितना टॉर्क लगाएगा, मान लो तो ये जो F1 तुम्हारा, देखो F1 जो है ये X1 हो गया, F2 जो तुम्हारा X2 हो गया, ये तुम्हारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारे अगर तुम इसको Fn Xn कर दोगे तो ये टोटल टॉर्क कितना किसके बराबर होगा M इंटू जी। मतलब ये जो फोर्स है और ये जो डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, अगर पूरी बॉडी तुम्हारी, इस पूरी बॉडी का मास अगर यहाँ कोइंसाइड हो रहा है तो पूरी बॉडी के मास के चलते जो फोर्स हो रहा है इनटू जो डिस्टेंस हो रहा है, ये जो टोटल टॉर्क होगा इन सभी इंडिविजुअल टॉर्क के समेशन के बराबर होगा तुम्हारा। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ज़रा, अगर mg OM और इसको मैं अगर तुम्हें ऐसे लिख दूँ M1G X1 M2G X2 लास्ट में ऐसे MnG Xn कर दिया जाए। अब G देखो कॉमन करोगे तो G कट जा रहा है, तो क्या आ रहा है आपका ये OM क्या आ रहा है, M1 X1 M2 X2 प्लस Mn Xn डिवाइड बाई M। देखो ये जो OM डिस्टेंस है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है, और ये जो फार्मूला हमारा है ये कौन सा है, ये सेंटर ऑफ मास वाला। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, RHS दोनों का क्या चीज़ है, सेम है। RHS दोनों का सेम है, तो इससे हम लोग को क्या निकल रहा है कि जो मैंने पॉइंट M लिया है, अलग लिया है, वो अलग नहीं होगा। मतलब इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा आपका, सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। यही प्रूव करना चाहते हैं। हाँ नहीं बता रहे, रुक जाओ। तो मतलब अभी जो इस केस में हमने लिया है कि इस पूरे सिस्टम को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, और मैंने एजम्पशन क्या ले लिया था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो C है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने क्या मान लिया था, एक अलग पॉइंट मान लिया था। लेकिन हमने ये कंक्लूड कर दिया कि जो M है बेसिकली दैट इज़ नॉट ए डिफरेंट पॉइंट, वो तुम्हारा C पॉइंट ही है। मतलब तुम्हारा इस केस में जो सेंटर ऑफ मास ही होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इन जनरल ये हमेशा ट्रू होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वही तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लिख लिया सी। देखो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क बस इतना समझाना चाह रहा था मैं। जो M पॉइंट है,
एम पॉइंट से क्या पास होता है आपका, मास नहीं पास होता है, एम पॉइंट से क्या पास होता है, पूरे बॉडी का वेट पास होता है, और सी पॉइंट से क्या पास हो रहा है हम लोग, पूरा मास है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, मान लिया कि दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं, तो अगर तुम्हारा एम पॉइंट से पूरे बॉडी का अगर वेट पास हो रहा है तो जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा वही सारे टॉर्क क्या होंगे, अलग अलग पार्टिकल मिलके करेंगे। ये तो ये पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या बताना चाह रहा है कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, अब यहाँ पे ये हमने कंक्लूड कर दिया सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। तो तुमसे कोई पूछे कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या हमेशा ऐसा होता है, तो इसमें देखो एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात है। रियल लाइफ में संभव नहीं है, फिर भी एक थियरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ भी मैंने जी लिया है, यहाँ भी मैंने जी लिया, यहाँ भी जी लिया, यहाँ भी जी लिया है, तो तुम बोलोगे सर जी नहीं लेंगे तो और क्या लेंगे भाई। अगर मास m है तो उसका वेट कितना होगा, m इंटू जी। तो अभी आप ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे कि g जो होता है, जो g वो क्या होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 हम लोग आज तक वो हर जब वो वैरी करती है। जी हमारा कहाँ पे फिक्स है, केवल सरफेस पे है, और सरफेस पे भी अगर ऊपर और नीचे जाएंगे थोड़ा, हम लोग फार्मूला पढ़े होगे आप लोग, अगर पढ़ोगे भी ग्रेविटी में, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू दोनों केस में कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जी कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो, अगर इतना बड़ा पार्टिकल है, कोई मान लो बहुत बड़ा एक पार्टिकल आ गया जिसका रेडियस बहुत बड़ा, अर्थ के रेडियस के आसपास आ गया, मतलब एक हाइपोथेटिकल है ये, कि इस पॉइंट की ग्रेविटी और इस पॉइंट की ग्रेविटी सेम ना होके अलग अलग हो। अब ग्रेविटी बहुत जल्दी वेरी नहीं करती है, बहुत ऊपर जाओगे तो थोड़ी सी चेंज होती है, मतलब 10 किलोमीटर गया तो थोड़ा चेंज हुआ, 9.8 से 9.7 हुआ, और ऊपर गए तो 9.6 हुआ। मतलब इतनी बड़ी बॉडी आ गई कि उस बॉडी में अलग अलग पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटी होगी तो कहीं पे ये G1 होगा, कहीं पे G डैश होगा, कहीं पे G डबल डैश होगा, तब जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट होगा ग्रेविटी के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट होगा जहाँ से टोटल बॉडी का वेट पास करेगा, और एक और ऐसा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास जहाँ पे उस पूरे बॉडी का मास होगा। तो आपका आंसर सिंपल ये होगा कि सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस इफ द वैल्यू ऑफ जी इज चेंजिंग अक्रॉस द बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट, इट इज़ हैविंग डिफरेंट वैल्यू, इन दैट केस ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी सेम। ये समझ में आ गया ना सबको। तो कहीं अगर बस ये पूछा जाए इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, बस इतना पूछा जाए, बस ये पूछा ट्रू कि फॉल्स, ये तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया। कुछ स्पेशल केस में ये ट्रू है जब बॉडी बहुत छोटी होती है। तो सेंटर ऑफ मास इज़ नॉट ऑलवेज, समझ में आया चाहिए सबको। हाँ, ये ग्रेविटी में भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको लगता है कि सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। हाँ होता है, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट में, इन जनरल मैक्सिमम ऑब्जेक्ट में ही होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो 7.8 दिया है। देखो एग्जाम्पल 7.8 देखिए जरा। देखो इसमें मेटल बार दिया है जिसका लेंथ दिया है 70 सेंटीमीटर, 4 kg का मास है। तो 4 kg का मास कहाँ से पास होगा इसका, देखो ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है 70 सेंटीमीटर है, मतलब L की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, इसका जो मास है ये 4 kg है। ठीक है, सपोर्टेड बाय 2 नाइफ एज, यहाँ पे फलक्रम कितने हैं, 2 हैं, 2 दिया गया है। कहाँ पे प्लेस किए गए हैं, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब दोनों एंड से कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया और ये डिस्टेंस भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। हाँ, 6 kg लोड, एक और काम कर दिया गया, एक तो इतना पहले ही था। अच्छा, ये जो
इसमें क्या कर रहा है, एक 6 kg का लोड एक सस्पेंड कर रहे हैं, कहाँ से, 30 सेंटीमीटर, मतलब 10 ये हो गया, यानी कि 20, रॉड को थोड़ा लंबा बना लो, तो मान लो ये 10 है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और टोटल कितना लेंथ है, 70, काफ़ी लंबा है ये रॉड ऐसे है, ये 10 हो गया। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक लोड आपने हैंग किया है ऐसे करके, इसका कितना है वेट, ये 6 kg है, 6 kg का मास यहाँ से आपने हैंग कर दिया है, और ये 10 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस। इस जो नाइफ एज है इस पर रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है। ये एक वेट सस्पेंड किया गया है, हुक लगा के मैंने सस्पेंड कर दिया, 6 kg। रॉड का वेट भी है कितना, 4 kg। तो 4 kg कहाँ से पास होगा, यानी कि देखो इस वेट के चलते यहाँ कितना फोर्स लगेगा, 6 × 10 कितना हो गया, 60 न्यूटन। कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, 1 एंड से। क्लियर। जो 4 kg का वेट है ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, इसके इसमें छोटा ऑब्जेक्ट है तो इसका कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसकी जस्ट मिडिल में होगी। यानी कि टोटल 70 है तो ये बीच में कहीं 35 हो जाएगा। यानी कि इस रॉड से कितना डिस्टेंस हो गया, 5। यानी कि ये वेट कितना हो गया, 40 न्यूटन, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स एक होगा, इसको मैं R1 लिख देता हूँ, इसको मैं R2। डायग्रामेटिकली ये पूरा ग्राफ आपका रेडी हो गया है, समझ में आया। R1 R2 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 6 kg 60 न्यूटन, 4 kg 40 न्यूटन, 30 सेंटीमीटर प्लस 5 35 सेंटीमीटर। अब तुम्हें अननोन क्या क्या है, इसमें क्या पूछा, इसमें फाइंड द रिएक्शन। अननोन क्या क्या है, आपको निकालना है R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे। अच्छा, ये आपका पूरा सिस्टम किस में है, होमोजीनियस है, रॉड आपकी यूनिफॉर्म होमोजीनियस। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मैंने आंख बंद करके 35 सेंटीमीटर पे लिख दिया, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये रॉड पूरी क्या है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उस बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो होता है। क्लियर है ये। अब देखो, ये जो तुम्हारा सिस्टम है पूरा इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, रुका हुआ है, तो इसमें हमारा 2 लॉ लगेगा, एक लगेगा सिग्मा F0 और एक लगेगा सिग्मा टाउ 0। हाँ, तो सिग्मा F0 लगा दो, पहला कंडीशन सिग्मा F0 लगाओ। ये हो जाएगा 60 + 40 - R1। हाँ, तो देखो अब यहाँ से बड़ा सिंपल तरीके से, ऊपर कितनी फोर्सेज हैं, R1 है R2 है, तो ऊपर कितनी है, R1 है R2 है, नीचे कौन कौन है, -60 - 40 = 0। यानी कि R1 + R2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये तो पहला इक्वेशन, लेकिन आपको 2 वेरिएबल, यू नीड टू हैव 2 इक्वेशंस। अभी तो ये क्या आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा आपको सिग्मा टाउ, तो जहाँ सिग्मा टाउ लिखेंगे ना, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि मैं ओरिजिन किसको ले रहा हूँ। तो ओरिजिन आपकी मर्जी है, आप ओरिजिन इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो। कितने पॉइंट है देखो, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट। तो हर स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पॉइंट ले सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। किस पे लेना चाहिए, जरूरी नहीं है। देखो, B और E पे लेने में एक फ़ायदा है, B और E लेने में एक वेरिएबल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल एक वेरिएबल। तो आपको एक इक्वेशन सीधे सॉल्व हो जाएगी। अगर आप बाकी A C, हाँ करेक्ट, तो B और E लेने में आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। A C D और F लेने में भी सॉल्व होगा, आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो मैं इसलिए सुविधा के लिए अपनी, चलो B पॉइंट को मैं क्या लेता हूँ, ये ब्रैकेट में लिखता हूँ, टेकिंग B एज ए ओरिजिन, टेकिंग B एज ए ओरिजिन। अब देखो,
अब मुझे निकालना है, अब ये भी ध्यान में दो कि एक तरफ तुम्हें जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा आउटसाइड द पेपर या इनटू द पेपर, एक को मुझे पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। ये तुम्हें मन में पहले सोचना पड़ेगा। तो मान लो ये वाला, देखो इधर बी के लिए इधर कोई फोर्सेज है नहीं है, इधर कोई फोर्सेज नहीं है। अच्छा इधर देखो, अब सब इसको एक ही तरफ रोटेट, ये किधर रोटेट कर रहा है, नीचे की तरफ ऐसे करके, मतलब इनटू द पेपर। ये वाला माइनस, ये वाला इनटू द आउट दो, पहले बोलो, पहले वैल्यू छोड़ो। इनटू, दोनों क्या सेम इफेक्ट है कि डिफरेंट है? सेम है। दोनों ऐड अप होंगे कि माइनस होगा? ऐड अप। ये जो तीसरा फोर्स है आउट, ये क्या होगा? जो भी ये होगा उसका अपोजिट लेंगे। तो मान लो ये तुमने, मैंने ऐसे अंदर वाले को पॉजिटिव लेता हूँ, मान लो भी अंदर वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और बाहर वाले को मैं नेगेटिव लेता हूँ। तो देखो पहला क्या करेगा, 60 न्यूटन इंटू कितना डिस्टेंस है ये, टोटल 30, 10, ये कितना हो गया 20, यानी कि 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, 20/100 मीटर में, सारा यूनिट में होना चाहिए किसमें? हाँ ठीक है, प्लस हाँ सेंटीमीटर है, क्योंकि मीटर MKS SI सिस्टम लगाओ। 60 इंटू 20/100 प्लस 40 इंटू 25, ठीक, फिर माइनस ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 35 है, 10 हो गया, ठीक है कितना 25, तो हो जाएगा 40 into 25, 20 प्लस 5 25 और प्लस 25 40 into 25, 50 हुआ ना। ये 50 है, बट ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रही है, यहाँ से 50 पे लग रही है ना, 10 इधर चला गया था, 10 इधर 50 है, तो कितना हो जाएगा 50/100 इंटू कितना फोर्स है वो, R2 इज इक्वल टू 0। देखो 100 100 100 सारे कट के क्या बचेगा, 60 इंटू 20, 40 इंटू 25 माइनस 50 इंटू R2। तो R2 की वैल्यू जो मुझे दिख रही है 60 इंटू 20, 40 इंटू 25/50, 0 भी कट गया, तो 60 इंटू 2, 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 5 से भी कट गया, 1200 plus 1000 divided by 5. Sir, ये होगी 2200 minus 15, 2185. नहीं कुछ देखो मैंने मल्टीप्लाई कहीं नहीं किया, मैंने क्या किया ना, ये 50 का 0 कट कर दिया पहले, फिर 5 से कट कर दिया, कहीं भी मुझे लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। और R1 आ जाएगा ये 45. हाँ, एक मिनट सर, तो ये R2 हो गया आपका लास्ट में क्या लिखा है? 44 न्यूटन। अच्छा, 5 वैसे देखे तो जो ऐसी फिगर्स होती है स्टेट वाली, उनके लिए ज़्यादा ऐसे वाली मतलब, स्टेट रॉड्स के लिए, हाँ रॉड्स के लिए आती है क्वेश्चन ये, जो रिजिड नहीं होती, रेगुलर शेप होती है, हाँ उनका अलग होगा। तो R2 हो गया, R1 निकाल लो, R1 प्लस R2 100 था, तो R2 आपका आ गया 44, 40 कितना 44 है, 20 प्लस 24 44 न्यूटन, तो R1 हो जाएगा आपका 56 न्यूटन। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 7.9, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7.9 देखिए। देखो इसमें क्या दिया गया है, देखो दिया है 3 मीटर लॉन्ग लैडर, 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, वेइंग 20 kg, मतलब इसकी लेंथ आपकी 3 मीटर है और इसका जो वेट है यानी कि मास जो है
हाँ 20 kg लीन्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, मतलब वॉल और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो कल को क्वेश्चन में फ्रिक्शन यहाँ पे दे सकता है, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। समझ में आया? तो ये वॉल आपकी होगी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नहीं है तो मैं इसको प्लेन बना दिया हूँ। अच्छा, इट्स फीट रेस्ट ऑन ए फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस बोला गया है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। अब तुम बोलो कि सर मैं यहाँ फ्रिक्शन लूँ कि ना लूँ? अगर फ्रिक्शन तुम नहीं लोगे तो ये कभी रुक ही नहीं सकता है, स्लाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, फ्रिक्शन अगर यहाँ नहीं है और यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब तो ये क्या करेगा? ये तुम्हें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है आपका? बेसिकली फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसकी स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर है? ऐसे रखोगे तो किधर जाने की कोशिश कर रहा है? ये बाहर की तरफ। तो कभी कोई चीज़ बाहर जाती है तो फ्रिक्शन क्या करता है? उसको मोशन के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो यानी कि मोशन के अपोजिट, और सरफेस है तो सरफेस के हमेशा क्या लगाता है? एलॉन्ग लगाता है, हमेशा सरफेस के एलॉन्ग लगाता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ। ये समझ में आया सबको? यस या नो? ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अच्छा, एक फोर्स हो गया आपका कौन सा? नॉर्मल फोर्स होगा। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे हो गया और एक नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा? अच्छा, इसका वेट, तुम्हारा वेट भी, मतलब ये जो फोर्स है कितना लगेगा? ये कैपिटल M इंटू जी। ठीक, या इसी को आप लिख लीजिए W, दोनों चीज़। अच्छा, एक यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा? आउटसाइड, मतलब अंदर। नॉर्मल हमेशा कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, लेकिन अंदर की बाहर, बाहर की तरफ ना। तुम वॉल को अगर प्रेस कर रहे हो तो तुम फोर्स अंदर लगा रहे हो, तो वो अंदर नहीं आएगा ना। तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ये बाहर। आपके बुक में F1 लिखा, कुछ भी लिख लो, इसे F1 ही लिख लो। क्या पूछा गया इसमें? फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑन द वॉल एंड फ्लोर। ठीक है, रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? रिएक्शन फोर्स बोल रहा है, जो वर्ड इसने यूज़ किया है क्वेश्चन में। आपसे पूछा जा रहा है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स कहाँ से? वॉल से और फ्लोर से। ध्यान देना, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम वॉल एंड फ्लोर। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या आपका वेरिएबल है? क्या आपका अननोन है? व्हाट इज योर अननोन्स? F1 क्या चीज़ है? रिएक्शन फोर्स फ्रॉम वॉल, इसकी वैल्यू क्या है? F1, ये अननोन है। और फ्लोर से रिएक्शन फोर्स क्या होगा? नहीं, N नहीं है, नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। N क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। F क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। इसमें क्या पूछ रहा है? रिएक्शन फोर्स। रिएक्ट कितना कर रहा है, कितना रिएक्शन हो रहा है, मतलब याद करने वाली बात ही नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो, सॉरी, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी नहीं, रिएक्शन कॉस थीटा नहीं। इन देखो, वॉल के चलते ही रिएक्शन नॉर्मल लगता है, वॉल में फ्रिक्शन, उसके चलते फ्रिक्शन लग रहा है, तो टोटल रिएक्शन फोर्स ऐसे समझो, दो, हाँ, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन, यानी कि दोनों का तुम्हें क्या करना है? दोनों का रिजल्टेंट। रिएक्शन फोर्स मतलब क्या हुआ? हाँ, नॉर्मल फोर्स नाम से क्या बोलना चाह रहा है ये? कि मैं हमेशा नॉर्मल हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलना चाह रहा है? मैं हमेशा सरफेस के पैरेलल हूँ, मोशन के अपोजिट हूँ। रिएक्शन फोर्स क्या चीज़ है?
टोटल फोर्स मतलब कितना वो रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब जानते हो क्या है, अंडर रूट आपको निकालना है n स्क्वायर प्लस, ये क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो बेसिकली आपको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, कितने अननोन्स हो गए, आपको F1 चाहिए, आपको n चाहिए, आपको F चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को बराबर कर लीजिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है, सिग्मा F क्या होता है, 0। अब सिग्मा F तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, फ्रिक्शन F1 के बराबर हो जाएगा ना, यानी कि सिग्मा Fx भी 0 होगा एंड सिग्मा Fy भी 0 होगा। यस या नो, बोलो भाई। फ्रिक्शन टोटल फोर्स बराबर होना चाहिए 0 के ना, तो मैंने कंपोनेंट में बना दिया है, along द एस एक्सिस 0 होगा और along वाई एक्सिस 0। along एक्स एक्सिस कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अब एक को पॉजिटिव मान लो इधर पॉजिटिव है, मान लो इस साइड आपका पॉजिटिव है और इस साइड आप पॉजिटिव मान लो, जैसे एक्सिस होता है, छोटा सा ऐसे एक्सिस बना दिया करो आप लोग। तो अगर इधर पॉजिटिव हो गया यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव हो गया इस रूल से, और माइनस F1 यानी कि F इक्वल टू F1, इक्वेशन नंबर 1 नंबरिंग कर दो। सिग्मा Fy बताओ, n equals to, सर n equals to ये हाँ n माइनस mg, करेक्ट। तो n इक्वल टू mg, तो आपको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, कितने वेरिएबल हैं, कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 3 वेरिएबल, यू नीड टू हैव 3 इक्वेशन टू सॉल्व इट, यू ऑलरेडी गॉट 2 इक्वेशन। लेकिन अभी आपने केवल एक रूल लगाया, अपने तीर से केवल एक कमान छोड़ा, कमान से अपने एक तीर छोड़ा है। अभी आपका दूसरा रूल क्या है, टॉर्क वाला, हाँ सिग्मा टाउ। तो आप लगा दो यहाँ पे दूसरा रूल, सिग्मा टाउ इक्वल टू 0। फिर अब आगे हम लोग ओरिजिन कहाँ माना जाए, अब देखो कई पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, O, कहीं भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, M। किसको मानने में फ़ायदा है, A या C, A या C में भी किस में ज़्यादा फ़ायदा है, सर C में फ़ायदा है, C में फ़ायदा है। क्यों C में फ़ायदा है, 20 गिवन है, C पे अगर तुम ओरिजिन लेते हो, ध्यान दो, तो कौन सा फोर्स का टॉर्क 0 होगा, F1 का। अगर A पे आप ओरिजिन लेते हो तो कौन से फोर्स का टॉर्क 0 होगा, N का होगा और F का होगा। तो 2 वेरिएबल तो यही ख़त्म हो गए, बचेगा क्या, केवल एक वेरिएबल। क्लियर है, यू कैन टेक एनी, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये मत लेना, लेकिन आपको एग्ज़ाम में रन टाइम में ये सोचना होगा ना कि हमें नुकसान, तो होगा ही नहीं सर, अगर हमने फ्रिक्शन 0 कर दिया तो फ्रिक्शन 0 नहीं कर रहे हैं, इतनी समझ रहे हो, हम लोग समेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, अच्छा टॉर्क 0 कर रहे हैं। ठीक है, समेशन ऑफ टॉर्क 0 कर रहे हैं, और टॉर्क तुम बस एक सेकंड, ठीक है, हाँ क्या हम लोग कह रहे थे, हम लोग को टाउ 0 करना है, समेशन ऑफ, देखो खड़ा है, तो समेशन ऑफ टाउ 0 करना है। हमने सबसे अभी कैलकुलेट किया तो हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से है, पॉइंट है, तो ब्रैकेट में लिख लो टेकिंग ए एज ए ओरिजिन, टेकिंग ए एज ए ओरिजिन। और जब आपने ए को ओरिजिन ले लिया, जब निकालना शुरू करिए, ए से एन का टॉर्क 0, ए से एफ का टॉर्क 0, ए से इसका टॉर्क कितना होगा, सी का। अब तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये 60 होगा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, देखो क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना एन, ओरिजिन यही है, एफ भी यहीं से पास कर रहा है, तो इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो 1 ही हो जाएगी, 1 कैसे होगी, 1 ये है, F1 की डिस्टेंस,
F1 की इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये रोटेट ऐसे करने की कोशिश कर रहा है ना, इस पॉइंट से रोटेट ऐसे कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1 है, ये टोटल 3 था, तो 2√2 हो जाएगा। तो हो जाए हाँ, ये C पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ से टॉर्क निकाल रहे हैं। हाँ, F1 का A से निकाल रहे हैं। डिस्टेंस कौन सा लेते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, इसका नाम दे दो कुछ चाहो तो, ABCD दे दो। तो तुम्हें F1 इंटू AE चाहिए। ये मान लेते हैं बाहर की तरफ घुमा रहा है, इसको प्लस ले लिए, तो इसको अंदर की तरफ कौन ले जा रहा है, ये एक फोर्स ये है mg, ये अंदर ले जा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस लोगे, तो ये हो जाएगा ना F1 into AE equals to 200। ये हाँ इक्वल टू, या माइनस ले लो, mg इंटू कौन सा डिस्टेंस लोगे, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक सेकंड, mg का है ना? हाँ, mg का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी m लेंगे ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ आएगा। m लेंगे ना, हाँ, लेंगे कौन सा, m। सेंटर ऑफ मास तो यहीं पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस लेंगे क्या। भाई देखो, इस पॉइंट से अगर तुम्हें निकालना है फोर्स, यहाँ से कहीं भी लगा सकते हो, तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है हमको, जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए होता है। तो तुम्हारा ए पॉइंट से तो ले ही रहे हैं हम लोग, AM होगा, क्या होगा, AM। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जो शीशा वाला एग्जांपल दिए थे आप लोग को, जब तुम फोर्स लगाते हो ऐसे लगाते हो बेनिफिट था कि ऐसे लगाते हो बेनिफिट था, समझाए थे। तो हम लोग को डिस्टेंस कौन इस फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लो डिस्टेंस, या फोर्स को रिजॉल्व किए थे, तो हमने अभी किसको कर लिया है, हमने समझो फोर्स को नहीं रिजॉल्व किया है, हमने इस डिस्टेंस को रिजॉल्व कर लिया है इसमें। तो बेसिकली भी क्या होती है, फोर्स की जब से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लिया जाता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM हो गया। तो ये वैल्यू कितनी बोले हो अभी, F1 इंटू 2√2 AE हो गया, इक्वल टू mg, और AM की वैल्यू कितनी, ये AM है, ये तुम्हारा 0.1 है, तो ये हो जाएगा 0.5, समझ में आया, क्योंकि ये टोटल 3 है सिमिलरिटी रूल से, तो 0.5 मतलब 1/2। तो यहाँ से देखो F1 आ गया, कितना आ गया, mg नीचे 4√2, m की वैल्यू कितनी थी 20 kg, 20 इंटू 10/4√2, तो 50/√2, यानी कि 50√2/2, यानी कि 25√2 न्यूटन। हाँ ठीक है, तो ये लगभग आएगा आपका 36 पॉइंट जो भी आ जाए, 25√2 न्यूटन। ये आपका F1 आ गया। अब F1 अगर आ गया तो आप क्या निकाल लोगे, F1 आ गया तो आपको क्या आ गया, ये फ्रिक्शन आ गया, यानी कि फ्रिक्शन भी आपका आ गया 25√2। और ये तो पहले ही पता है n = mg, n तो हमें पहले ही पता है, n की वैल्यू कितना है 20 इंटू g 200, समझ में आया? तो रिएक्शन फोर्स जो मैंने यहाँ पे निकाला था, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये n² मतलब 200 का स्क्वायर और प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, जो कि वही है 25√2 का स्क्वायर। इसको निकाल के अगर सॉल्व करोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा कितना, 199 है। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, एक्चुअली मैंने बुक में आपका 9.8 ले लिया है सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा 200 से ज़्यादा आएगा। 25 का 625 है। अरे ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, √2 तो 2 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा 201 के आसपास आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा ये, एक बार देख लेना। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये अभी तक था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे, तो उस पर कई सारे क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्लास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये।